हेलो, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, अब बज गया है 8 और इस वक्त हम लोग करते हैं डेली वोकैब। और डेली वोकैब में आज का जो सीरीज है ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, कल हम लोग क्या किए थे, तो कल हम लोग किए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसा कैसे, क्योंकि हम लोग इसको शेड्यूल किया है हर अलग अलग दिन अलग अलग सेगमेंट ऑफ वोकैबुलरी को कंप्लीट करने का। जैसे कि मंडे और ट्यूसडे को हम लोग करते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को, वहीं हम लोग वेडनेसडे को करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और आज हम लोग करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। और इसके बाद हम लोग करेंगे फ्राइडे को फ्रेजल वर्ब्स, होमोनिम्स। उसके बाद हम लोग करेंगे सैटरडे को इससे रिलेटेड टेस्ट और क्लोज टेस्ट, क्योंकि ये भी आपका सेगमेंट है किसका, वोकैबुलरी का। तो जैसा कि आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये वाला सेशन आप लोग को काफी मजा आ रहा है, काफी कुछ आप लोग सीख पा रहे होंगे, नए नए वर्ड्स के बारे में आप जान पा रहे होंगे, और आप लोग के सपोर्ट के कारण हमारा चैनल भी ग्रो कर रहा है। तो बस ऐसे ही अपना जो सपोर्ट है बनाए रखिएगा, चैनल को शेयर करते रहिएगा, सेशन को लाइक भी करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब बिना देर किए हुए आज हम लोग सीखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। और ये रहा आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस का पहला स्लाइड। और बता दें कि ये सारे इडियम्स आपके प्रीवियस ईयर के सेट में पूछे गए। प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके शिफ्ट हुआ है, एग्जाम हुआ है, उन सब में कहीं ना कहीं पूछा गया है। और ये सब आपके ट्रेडिशनल्स हैं, ये सब आपको बार बार पूछा जाता है और काफी इजी है। आप थोड़ा सा इसमें अपना कुछ थॉट डाल करके इसको लर्न कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग थोड़े से मजाक तरीके से थोड़े से अपने थॉट को डाल करके भी इसको सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो इडियम्स लिखा हुआ है क्या है, अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे। अब जब कभी मार्केट निकलते हैं और बिना कंघी किए निकलते हैं तो दिन कैसा लगता है, एकदम से ऑकवर्ड फील लगता है। आप किसी के सामने खड़ा रहते हैं तो एकदम उलझा उलझा सा लगता है। तो अब बैड हेयर डे का मतलब होता है अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। ऐसा दिन जिस दिन सब कुछ गलत हो रहा हो, सब कुछ आपके तरीके से उल्टा बन रहा होगा, ऐसे दिन को आप क्या बोलेंगे, ऐसे दिन को बोलेंगे आप अ बैड हेयर डे, ठीक है। तो आप इसको कैसे लर्न रखिएगा कि जिस दिन भी हम लोग मार्केट निकलते हैं बिना कंघी किए तो मार्केट में एकदम से उबाऊ जैसा लगता है, एकदम से उलझा हुआ लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बार बार माइंड ना वही उसी हेयर के ऊपर चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। काफी इजी। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अ बैड पैच, ठीक है। अ बैड पैच। पैच का मतलब क्या होता है, पैच का मतलब होता है ऐसा जगह जहां पे आप कुछ काम को करते हैं और काम को करने वाला जगह अधिक खराब हो, बैड हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डिफिकल्टी। अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी मतलब आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना होगा, क्योंकि आप जहां पे काम करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि जब क्रिकेट का जो पिच होता है, ग्राउंड पिच और होम पिच, तो होम पिच पे लोग अच्छे तरीके से खेल लेते हैं, लेकिन वही पिच यदि दूसरी जगह का होता है तो अच्छे तरीके से नहीं खेल पाता है। क्यों, क्योंकि वो उसका फैमिलियर नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी आपके सामने बैड पैच हो, इसका मतलब वहां पे आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी हम लोग को बहुत ही इजी तरीके से लर्न हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस। बेड का मतलब बिस्तर, और किसका, रोजेस का। एकदम से गुलाब से भरा हुआ बिस्तर, गुलाब से भरा हुआ आपका बेड, कैसा फील करेंगे, काफी मस्त है ना, काफी अच्छा फील करेंगे, एकदम से हैप्पी हैप्पी फील करेंगे। तो जब भी आपके सामने अ बेड ऑफ रोजेस हो, इसका मतलब एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जहां पे आप बहुत ही ज्यादा फील कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, खुश होंगे आप, ठीक है। और खास करके आप लोग तो मूवी वगैरह में देखते भी होंगे ना कि जब भी ऐसा कुछ एक फंक्शन होता है तो फंक्शन के बाद एक बेड ऑफ रोजेस तैयार किया जाता है। इसका मतलब लोग हंसी खुशी के साथ अपने लाइफ का शुरुआत करता है, एक नए जर्नी ऑफ जो लाइफ होता है उसका शुरुआत करता है, इसीलिए बोलते हैं अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है अ बी हाइव। बी का मतलब मधुमक्खी और हाइव का मतलब छत्ता। हाइव का मतलब छत्ता। तो अब मधुमक्खी के छत्ते के पास जाइए, आपको हर एक सेकंड में एक मधुमक्खी उड़ता हुआ तो दूसरा आता हुआ, एक वहां से जाते हुए तो दूसरा आते हुए दिखेगा। कभी भी वहां पे सारे लोग स्थिर बैठे हुए नहीं दिखेंगे, कहीं ना कहीं कोई जाएगा कोई आएगा, मतलब बिजी होगा। मतलब क्या होगा, बिजी।
तो अ बी हाइव इसका मतलब ही होता है अ बिजी प्लेस, ऐसा जगह जो हमेशा बिजी हो। जैसे आप ट्रैफिक में देख सकते हैं, बहुत सारे चौक चौराहे पे, मार्केट में, तो मार्केट में हमेशा कोई ना कोई इधर उधर टहलते रहता है, इसलिए उसको बोलेंगे अ बी हाइव। ठीक है, नेक्स्ट अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ, देखिए अभी आपके सामने हम बहुत बड़ा सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और मोटा थोड़ा सा कर देते हैं, और थोड़ा सा मोटा हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब इस बोर्ड में आपको क्या दिखा? इस बोर्ड में दिखा इस वाले, लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका अट्रैक्शन कहां पे जा रहा है? आपका अट्रैक्शन जा रहा है इस मोटे से लाइन पर, है ना, इस मोटे से लाइन पे। इसी मोटे से लाइन को हम लोग बोलते हैं बिग ड्रॉ। क्या बोलेंगे? बिग ड्रॉ। इसका मतलब हुआ, अब बिग ड्रॉ का मतलब हुआ ह्यूज अट्रैक्शन, ऐसा चीज जिसपे हमारा नजर तुरंत से पड़ जाए, हमारा नजर तुरंत से पड़ जाए। ठीक है, जैसे अभी करके भी दिखाया, आपका नजर उसी पे पड़ा था, उसी को बोलेंगे आप बिग ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ का मतलब होता है ड्राइंग करना, लिखना, पढ़ना। ठीक है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। बुश का मतलब झाड़ी, बुश का मतलब झाड़ी। और वर्थ का मतलब क्या होता है? वर्थ का मतलब होता है आपके सामने एक बोला जाए तो प्रॉपर्टी के रूप में, वेल्थ के रूप में, धन के रूप में। अब इस इडियम का क्या मतलब है? इस इडियम में बोला क्या जा रहा है कि एक बर्ड जो हाथ में है वो कहीं अच्छा है दो बर्ड जो बुश में है। इसका मतलब घोंसले में दो हो या दो से ज्यादा चिड़िया हो, वो आपके लिए काम नहीं देगा। आपके लिए काम कौन देगा? जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में बर्ड है वो। तो इसका मतलब यदि आपके हाथ में एक ही बर्ड है तो कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है जो दो या चार बर्ड आपके सामने घोंसले में बैठा हुआ है। इसका क्या मतलब बनेगा? इसका मतलब यह बनेगा कि हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। कुछ अच्छा हो जाए इस सोच के जगह पे जो हो रहा है वही बेहतर है। बोलते ना कि दो से चार से अच्छा, चार से भले दो रुपए भी आपके जेब में है और कहीं बाहर में 4 रुपए पड़ा हुआ है जो कि आपका नहीं है, तो उस 4 रुपए से ज्यादा बेहतर है कि आपके पैकेट में जो 2 रुपए पड़ा हुआ है। तो 4 से भले 2, इसी को बोलते हैं हम लोग अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। ठीक है, इजी, समझ में भी आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट, अ बर्ड्स आई व्यू। आप देखे होंगे बगुला, बोलते ना कि बगुला जैसा नजर होना चाहिए, बगुला जैसा नजर। इसका मतलब आप देखिए कि कितने तेजी से मछली इधर उधर तैरती रहती है, फिर भी बगुला उसको पकड़ लेता है, फिर भी बगुला उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसका जो नजर होता है, पैनी नजर जो होती है, वो उस मछली के मूवमेंट पर होता है और तुरंत से उसको पकड़ लेता है। तो जब भी आपके सामने ये लिखा मिले अ बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब ऐसा व्यू जो आप उसको एक जनरल तरीके से देख रहे हो, एकदम से ब्रॉड करके देख रहे हो कि किधर वो जा रहा है, तुरंत से पकड़ ले, या बोलेंगे अ शार्प व्यू। ठीक है, अ शार्प व्यू, एकदम एक्टिव तरीके से, एकदम एक्टिव तरीके से। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे अ बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसका मतलब क्या हुआ? एन अपरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स। ऐसा एक मिसफॉर्च्यून जो अचानक से आपके लिए एक गुड रिजल्ट बने। क्या बने? गुड रिजल्ट। इसी को क्या बोलेंगे? अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इन डिसगाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी मिसफॉर्च्यून जो कि आपके सामने एक गुड रिजल्ट बन जाए। क्या बन जाए? गुड रिजल्ट। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आप कुछ भी सोच रहे थे कि गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन अचानक से वही चीज सही हो गई, इसी को बोलते हैं हम लोग अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब इसके बाद 9 नंबर, 9 नंबर क्या है? अ ब्लू आइड बॉय। अ ब्लू आइड बॉय, इसका मतलब है ना वन हु इज फेवरेट। ऐसे व्यक्ति जो आपके बहुत ही ज्यादा चाहने वाले हो, इसी व्यक्ति को बोलते हैं अ ब्लू आइड बॉय। ठीक है, अ ब्लू आइड बॉय। अब नेक्स्ट आपके सामने है 10 नंबर, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब बनेगा कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। अचानक से ऐसी चीज जो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज जो अचानक से कैसा हो? अनप्लीजेंट हो,
एकदम से आपको रुलाने वाला हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप आराम से बैठे हैं और अचानक से पता चला कि आपके शहर में 2 दिनों तक बिजली नहीं आएगी और इस गर्मी के दिन में, तो उसी न्यूज को आप क्या बोलेंगे? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब नेक्स्ट 11 नंबर, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन, देखिए कंटेंशन का मतलब होता है, चल रहा है ना, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा। और बोन, जैसे देखते होंगे कि जानवर के बीच में, खास करके कुत्ते लोगों के बीच में हड्डी को लेकर के, बोन को लेकर के झगड़ा हो जाता है। ये इडियम वहीं से उठाया गया है, ठीक है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। हाँ, नेता लोग भी इसी को लेकर के झगड़ा, कुछ छोटे से चीज को लेकर के, छोटे से एरिया में एक वोट को लेकर के भी झगड़ जाते हैं। हाँ, कुत्ते के जैसे कि वो मतलब बिहेव करता है, तो सब कुछ बोलवा दे रहे हैं। तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब बोन ऑफ कंटेंशन, इसका हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका क्या मतलब है? कॉज ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, तो झगड़ा होने का कारण, झगड़ा होने का कारण, कॉज का मतलब कारण, ऐसा कारण जो झगड़ा को बढ़ा दे या झगड़ा होने का कारण बन जाए, इसी को बोलेंगे बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे मान लीजिए कि दो भाई के बीच में एक ही जमीन के टुकड़े को लेकर के बंटवारे का मामला चल रहा था, इसका मतलब दोनों भाई झगड़ा शुरू कर दिए। तो वो जो छोटा सा लैंड का टुकड़ा है या फिर जमीन का टुकड़ा है, उस टुकड़े को हम लोग क्या बोलेंगे? अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का जड़। अब आपके सामने है अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप, इसका मतलब कि चाइना के दुकान में एक बुल को आप देख लिए, एक अचानक से बुल को देख लिए, इसका मतलब एकदम से ऑकवर्ड चीज देख लिए, जो कि आपको एकदम से अलग लगा, काफी अलग लगा, विचित्र लगा, तो वैसी चीज को क्या बोलेंगे? अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप, एकदम से विचित्र चीज। 30 नंबर आपके सामने, अ बर्निंग क्वेश्चन। अ बर्निंग क्वेश्चन, एकदम से आग लगाने वाला क्वेश्चन, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो मैटर है, मुद्दा है। इस इंपॉर्टेंट मुद्दे को आप क्या बोलेंगे? अ बर्निंग क्वेश्चन। अ बर्निंग क्वेश्चन, ठीक है। लिखते भी चलना है, साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना है, ठीक है। और इसके हिंदी मतलब को यदि आपको समझना है तो उसको साइड में आप जरा सा लिख लीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा हिंदी को आप लोग रटने की कोशिश मत कीजिएगा। मेनली आपको ध्यान देना है इन सारे ब्लैक वाले जो लिखा हुआ मीनिंग है उस पर, और यही मीनिंग आपको एसएससी भी देगा, इसी का आपको आंसर टिक करना है, ये रेड वाला, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका क्या मतलब बनेगा? एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपके सामने है अ केक वॉक। देखिए, जब भी केक से रिलेटेड कोई भी चीज या फिर कोई भी इडियम आएगा आपके सामने, कहीं ना कहीं वो एक इजी चीज के बारे में बात करेगा, ठीक है, इजी चीज के बारे में बात करेगा। अ केक वॉक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, ऐसा चीज जो काफी इजी हो, जो काफी इजी हो। 15 नंबर, अ कैन ऑफ वर्म्स। कैन का मतलब, यहां पे कैन का मतलब होता है, आप जैसे देखते होंगे ना कि कोल्ड ड्रिंक्स के कैन, तो कैन का मतलब होता है एक डब्बा या फिर एक बोतल जो कि मेनली टीन का या फिर कुछ भी ऐसे एल्यूमिनियम वगैरह का बना होता है, उसी को बोलते हैं कैन। तो कैन यहाँ का मतलब होता है डब्बा, तो ऐसा डब्बा या फिर ऐसा बोतल जो केवल वर्म से भरा हो, इसका मतलब कीटाणुओं से भरा हो, कीड़ों से भरा हो, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एकदम से मुश्किल चीज या फिर एकदम प्रॉब्लम का एक वो डब्बा हो, तो इसी को बोलेंगे अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, एकदम से उलझा हुआ सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम से भरा हुआ सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जिसमें केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो, तो वैसे सिचुएशन, वैसे जगह को क्या बोलेंगे? अ कैन ऑफ वर्म्स, ठीक है, या कैन ऑफ वर्म्स। अब आपके सामने है अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। देखिए, अब ना खरगोश के सामने कैरेट भी दिखाइएगा तो खरगोश तो खाना चाहेगी, और साथ में स्टिक लेकर के भी बैठिएगा तो खरगोश क्या आपके सामने आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही पॉलिसी को बोलते हैं हम लोग अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। इसका मतलब हुआ ऐसा सिचुएशन जब आप लोगों का प्रेज भी करते हैं और साथ ही साथ उसका बुराई भी करते हैं, उसके गलत चीजों को भी दिखाते हैं। एक हाथ से उसका प्रेज कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसकी बुराई कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे पॉलिसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच।
रिवार्ड्स भी दे रहे हैं उसे एंड पनिशमेंट भी, उसको रिवार्ड भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको प्रशंसित कर रहे हैं, उसको उसके मनोभाव को बढ़ा रहे हैं और साथ ही उसको पनिश भी कर रहे हैं। दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर, और इसके कारण उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। ऐसे ही पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। नेक्स्ट आपके सामने 17 नंबर, अ चेंज ऑफ हार्ट। अ चेंज ऑफ हार्ट, हार्ट ही चेंज हो गया, दिल चेंज हो गया, बोलते हैं ना कि दिल बदल लिए, इसका मतलब ओपिनियन चेंज हो गया। आपको लेकर के जो ओपिनियन उसके सामने था वो ओपिनियन चेंज हो गया, वो बदलाव हो गया, ठीक है, उसके थिंकिंग में चेंजिंग आ गया, इसी को बोलते हैं आप अ चेंज ऑफ हार्ट, दिल ही बदल लिया। अ चेंज इन वंस ओपिनियन, किसी के बारे में जो सोचते हैं वो चेंज कर। 18 नंबर आपके सामने है अ चाइल्ड्स प्ले। अ चाइल्ड्स प्ले, इसका मतलब समथिंग दैट इज वेरी इजी। देखिए बच्चे लोग क्या कौन सा काम कर सकते हैं, बच्चे लोग कौन सा खेल खेल सकते हैं, बड़ा इजी वाला गेम जो काफी इजी हो, इजी तरीके से हो जाए। तो अ चाइल्ड्स प्ले इसका मतलब ही होता है कि समथिंग दैट इज वेरी इजी, ऐसा चीज जो काफी इजी हो। जैसे बोलते हैं कि बच्चे का खेल क्यों खेल रहे हो, ये बच्चे का खेल है, इसका मतलब छोटा काम है, इजी टास्क है, इजी वो गेम है, इसी को बोलते हैं अ चाइल्ड्स प्ले। 19 नंबर आपके सामने अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब हुआ कि जैसे उसके पेरेंट्स होता है वैसा ही हम शकल, वैसा ही नेचर वाला उसका बाल बच्चे यानी उसके आगे वाला जनरेशन भी होता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा पुराना ब्लॉक था, पुराना घर था, उसी के जैसा एक नया घर बनाया, एक नया ब्लॉक तैयार किया, ठीक है। रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, जो अपने पिताजी के जैसा बिहेव करे, उसी के जैसा दिखे, ऐसे ही बिहेवियर, ऐसे ही जो अपीयरेंस होता है, दिखता है, इसी को बोलते हैं अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट आपके सामने अ क्लोज सेव। सेव का मतलब होता है बचना, सेव का मतलब बचना। अ क्लोज सेव इसका मतलब होता है नैरो, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बाल बाल बचे, जैसे बोलते हैं ना कि बाल बाल बचे, एकदम से सामने में बहुत बड़ा पत्थर गिरा, ठीक है, ऊपर से, और आप जस्ट उससे एक हाथ की दूरी पे थे, तो आप क्या बोलते हैं, बाल बाल बच गए। या फिर आप रास्ते पे चलते हैं, एकदम से आपसे कट करे हुए कोई एक बाइक वाला बड़ा तेज से पास करे, तो क्या बोलते हैं, भाई बाल बाल बचे, इसी को आप बोलेंगे अ क्लोज सेव, अ क्लोज सेव। या फिर इसी को बोलेंगे आप नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, या वहां बोलेंगे नैरो एस्केप फ्रॉम एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने अभी तक 20 इडियम्स, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर से हैं, सारे के सारे ट्रेडिशनल्स हैं, सारे के सारे आपको बार बार पूछे जाने वाले हैं, तो इसको बार बार आप लोग रिवाइज करते रहिए और हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। आगे आपके सामने 21 नंबर है। 21 नंबर में क्या लिखा हुआ, अ क्लोज्ड बुक। अ क्लोज्ड बुक, आप बुक आपके सामने बंद पड़ा है, उस बुक में क्या लिखा हुआ है, क्या आपको पता है, नहीं, उसमें किस तरह का कहानी होगा, क्या स्टोरी होगा, किसका बायोग्राफी होगा, या फिर किस तरह का उसमें नरेशन होगा, आपको कुछ नहीं पता। इसका मतलब वो आपके लिए एकदम से गुमशुदा चीज है, मिस्टीरियस चीज है। तो मिस्ट्री जो आपके लिए एक रहस्य है, आपके सामने क्या है, एक रहस्य, इसी रहस्य को हम लोग बोलते हैं इडियम्स में अ क्लोज्ड बुक। इसका मतलब बना एक ऐसी चीज जो आपके लिए रहस्य हो, उसके बारे में कुछ भी पता ना हो, अ मिस्ट्री। अब आपके सामने 22 नंबर, अ क्लोज्ड फिस्टेड पर्सन। फिस्टेड का मतलब होता है मुट्ठी, क्या होता है, मुट्ठी, और मुट्ठी कैसा, मुट्ठी क्लोज्ड। अब आपके सामने कोई आपका दोस्त है, उसको बोले कि भाई कुछ खिला दे या फिर कुछ सामान दे, कुछ सामान एकदम से जैसे खाने पीने वाला चीज आप मांग रहे हैं कि भाई मुझे भी ये दे थोड़ा सा खाने के लिए, वो मुट्ठी को बंद करके मतलब आपको सामान देने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब जब मुट्ठी को बंद करेगा तो उसकी मुट्ठी में बहुत कम आपके सामने देने वाला चीज आएगा। इसका मतलब काफी माइजर है, काफी कंजूस है। यदि वो देने वाला होता तो मुट्ठी को खोल करके देता, ना कि बंद करके। तो क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है एक माइजर, कंजूस व्यक्ति। क्या बोलेंगे इसे, कंजूस व्यक्ति, ठीक है। ऐसे आपके दोस्त होते हैं तो आप उसको आप बोलेंगे अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने अ कोग इन द मशीन। कोग का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा जो काफी छोटा हो,
आपके टीथ के बराबर हो। अब मान लीजिए कि मशीन के बीच में एक छोटा सा दांत का टुकड़ा है, इसका मतलब काफी छोटा पार्ट होगा। इसी को बोलेंगे वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़े से ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा पार्ट, इसी को आप बोलेंगे इडियम में अ कोग इन द मशीन, अ कोग इन द मशीन। कोग का मतलब छोटा सा पार्ट, कहां पर? मशीन में। इसका मतलब हुआ छोटी सी पार्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बड़े ग्रुप का। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने अ कोल्ड फिश, अ कोल्ड फिश, इसका मतलब क्या हुआ? समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने अनफ्रेंडली दिखे, आपके साथ दोस्ती करने में मतलब वो ज्यादा रुचि ना दिखाता हो, और साथ ही साथ अपने फीलिंग्स को बताने का भी कोशिश ना करता हो, अपने फीलिंग्स को अपने अंदर छुपा के आराम से एकदम शांति से कोने में बैठा रहे, इसी व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे अ कोल्ड फिश। समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स। ठीक है, अब 25 नंबर अ कक्कू इन द नेस्ट, अ कक्कू इन द नेस्ट। कक्कू का मतलब कोयल, और आपके नेस्ट में घुसा हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जासूसी किया जा रहा है। ठीक है, एन अनवेलकम इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, जिसको आप बिना वेलकम किए या फिर वो अपने आप आपके अंदर आकर के आपकी जासूसी कर रहा है, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोल सकते हैं? अ कक्कू इन द नेस्ट। 26 नंबर अ कट अबव समथिंग, अ कट अबव समथिंग, इसका मतलब होता है सुपीरियर, एकदम से कटिंग एज। ठीक है, सुपीरियर, कटिंग एज जिसे बोलते हैं, जो ट्रेंड में, इसी को आप इडियम में क्या बोलते हैं? इसी को आप इडियम में बोलते हैं अ कट अबव समथिंग, सुपीरियर। ठीक है, एडवांस लेवल का, इसी को बोलेंगे हम लोग अ कट अबव समथिंग। अ डैम स्क्रीप, अ डैम स्क्रीप, इसका मतलब होता है ऐसा चीज जो आपको नाखुश कर दे, डिसअपॉइंटिंग इज रिजल्ट, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ठीक है, किसी कोई भी व्यक्ति यदि एग्जाम में फेल कर जाए, उसका रिजल्ट आया फेल का, क्या वो अच्छा रिजल्ट है? एकदम नहीं। इसी रिजल्ट को क्या बोलेंगे? और डैम स्क्रीप। ठीक है, और ये खास करके आप ना यदि कोई भी ऐसा मूवी वगैरह देख रहे हैं जहां पे कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस लोगों का एक सर्कुलेशन देखने को मिलता है, खास करके रोल लोगों का, ठीक है, या फिर कोई भी स्पाई एजेंट का, तो वहां पे ये बोलता है, वहां पे क्या बोलेगा? और डैम स्क्रिप्ट, और डैम स्क्रिप्ट, इसका मतलब एकदम से रिजल्ट उल्टा आया। वो सोच रहा था कि कोई लिंक तो मिले, कोई लिंक मिले उस किलर के पास, उस जो बदमाश है उसके पास जाने का, लेकिन कुछ ऐसा चीज नहीं मिलता, इसलिए वो क्या बोलता है? डैम स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ऐसे आप भी आप बोल सकते हैं जब भी आपके सामने कुछ रिजल्ट उल्टा पुल्टा हो, गलत रिजल्ट आ जाए। ठीक है, अब आपके सामने नेक्स्ट 28 नंबर डैमसल इन डिस्ट्रेस, और डैमसल इन डिस्ट्रेस, इसका मतलब हुआ अ हेल्पलेस वुमन, एक ऐसी वुमन जिसको मदद की जरूरत हो। ठीक है, मदद की जरूरत वाले वुमन को आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अ डैमसल इन डिस्ट्रेस। 29 अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब छुपा हुआ, या बोलते हैं ना कि एकदम से छुपा हुआ जो एक कोई व्यक्ति होता है जिसको देख करके नहीं लगता कि ये कुछ करेगा, लेकिन उसी का रिजल्ट पहले आता है, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? वैसे व्यक्ति को बोलेंगे डार्क हॉर्स, छुपे हुए रुस्तम, छुपे हुए रुस्तम। ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, जो लगता नहीं कि जीतेगा कभी और वही व्यक्ति जीतता है, वैसे व्यक्ति को आप बोल देंगे अ डार्क हॉर्स। ठीक है, वैसे व्यक्ति को आप बोलेंगे अ डार्क हॉर्स। आप सब एक डार्क हॉर्स है, आपको देख करके लोग, आपके पड़ोसी वाले ये बोलते होंगे ये कुछ नहीं करेगा, ये नालायक है, लेकिन ऐसा नहीं, आप डार्क हॉर्स है। जो लोग आपको गलत सोच रहे हैं उसके सामने आप रिजल्ट ला करके दिखाइएगा कि हाँ, जो आप सोचते थे उसके उल्टा है, आप नालायक सोचते थे, हम लायक हैं। लास्ट, और आज का लास्ट इडियम क्या है? अ डेड लॉस, अ डेड लॉस, इसका मतलब यह होगा कि कंप्लीटली यूजलेस, एकदम से नकारा हुआ, एकदम से नालायक। तो आप लोग जस्ट ऊपर वाले हैं, अ डार्क हॉर्स, ना कि अ डेड लॉस, एकदम से नालायक तो नहीं। आप लोग के अंदर क्वालिटी है, बस क्वालिटी को पॉलिश कीजिए, बाहर लाइए, और पड़ोसी के घर के सामने बम नहीं परमाणु बम फोड़ के दिखाइए कि हाँ, हम सक्सेस कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग 30 अलग अलग इडियम्स को पढ़े,
काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, चैनल को आप लोग इस सेशन को लाइक करके चैनल को शेयर करते हुए जाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए बाय। ठीक है।